हेलो दोस्तों। भाई कैसे हैं आप सभी लोग। आइए आज की क्लास में हम लोग बात करते हैं एविडेंसेस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल के बारे में। और आज की क्लास में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं चैप्टर नंबर 25 के बारे में। इससे पहले कि मैं आप लोगों के साथ इस चैप्टर में आगे बढ़ूं और हम बात करें कि एविडेंसेस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है इंक्वायरी एंड ट्रायल में, इसमें मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा कि सबसे पहले कि भाई 60% का ऑफ और 28,499 रुपए में 24 महीने का एक्सटेंशन के साथ आप लोगों को सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो अगर जुडिशरी की तैयारी करना चाह रहे हो तो भाई बेफिक्र होकर ज्वाइन कर लो, जहां मैं आप लोगों को डिटेल क्लासेस के साथ यहां जुडिशरी का सिलेबस कवर कराऊंगा। और ज्वाइन करने के लिए आप कोड यूज कर सकते हो फैजान 92। इसके साथ ही आप लोगों को बता दूं कि भाई इस टाइम पर यहां एक नया बैच स्टार्ट किया है हम लोगों ने, जो कि आरंभ बैच है, सारे स्टेट्स के इस सिलेबस को कवर कर रहा है। तो यहां भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और अपना जुडिशरी का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, बिना देर करे हुए मैं अब आप लोगों को लेके चलता हूं बीएनएसएस के बैरक पर, जहां हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 25 के बारे में, एविडेंसेस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल के बारे में। सेक्शन 307 से ये स्टार्ट होता है। सेक्शन 307 से ये स्टार्ट होकर क्या कहता है, आइए बात करते हैं। सेक्शन 307 आप लोगों से कहता है कि कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चलेगी वो किस लैंग्वेज में चलेगी। भाई जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चलेगी इसके बारे में तो वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, मगर बाकी सारे कोर्ट में प्रोसीडिंग कैसे चलेगी इसके बारे में कहां लिखा हुआ है। तो इसके रेफरेंस में सेक्शन 307 कहता है स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी कि यहां जो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट होगा वो क्या होगा। इसके रेफरेंस में सेक्शन 307 आप लोगों को बताता है। उसके बाद ये क्या कहते हैं, एविडेंसेस जो भी रिकॉर्ड किए जाएंगे वो इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड किए जाएंगे, मगर लिखा है एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस संहिता। यानी कि संहिता में इस रेफरेंस में यानी कि इस सेक्शन के अंडर में एब्सकॉन्डेड पर्सन के ट्रायल के बारे में बात नहीं करी जाएगी। जैसे कि कोई पर्सन है छोड़कर भाग गया, विजय माल्या जैसे छोड़कर भाग गया, या कोई और पर्सन क्राइम करके कहीं छोड़कर भाग गया, तो ऐसे केसेस में क्या एविडेंसेस उसकी एब्सेंस में लिए जा सकते हैं। कहते हैं हाँ जी बिल्कुल अलाउड है, मगर जनरल सेंस में। ये तो हो गई एक्सेप्शनल सिचुएशन की बात। अदरवाइज सारे केसेस में ये कहते हैं जो भी एविडेंसेस लिए जाएंगे वो हमेशा एक्यूज की पर्सनल अटेंडेंस में लिए जाएंगे। यानी कि एक्यूज सामने खड़ा होगा, विटनेसेस उसके सामने आएंगे और जाकर कोर्ट में प्रेजेंट होकर उसके अगेंस्ट जो भी एविडेंसेस होगा, जो भी स्टेटमेंट होगा, वो उसके फेस पर जाकर बोलकर आएंगे। तो इसी के बारे में सेक्शन 308 आप लोगों को बताता है कि एविडेंसेस हमेशा एक्यूज के प्रेजेंस में ही लिए जाएंगे। और आज के टाइम में ये काम इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो मीन्स के थ्रू भी किया जा सकता है। ये इसमें एक नया पॉइंट ऐड हो चुका है। अब इस पॉइंट पर हम लोग बात कर लेते हैं सेक्शन 309 के बारे में कि सेक्शन 309 आप लोगों से क्या कहता है। केसेस में यहां एविडेंसेस को जो रिकॉर्ड किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पर आप लोगों को बताया जा रहा है कि भाई समन केसेस में जो मजिस्ट्रेट है, समन केसेस में जो मजिस्ट्रेट है वो यहां एविडेंसेस को रिकॉर्ड करेगा। कैसे, इस पॉइंट पर लिखा हुआ है मेमोरेंडम ऑफ सब्सटेंस रिकॉर्ड करके। यानी कि डिटेल प्रोसीडिंग में एविडेंसेस यहां भी रिकॉर्ड नहीं हो रहे, यहां भी मेमोरेंडम ऑफ सब्सटेंस रिकॉर्ड करके एविडेंसेस को रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसके बाद इसके रेफरेंस में सेक्शन 310 कहता है। भाई सेक्शन 310 क्या कहता है आप लोगों से, वारंट केसेस में एविडेंसेस कैसे रिकॉर्ड किए जाएंगे। वारंट केसेस में एविडेंसेस कैसे रिकॉर्ड किए जाएंगे, तो इस पॉइंट पर कहा जाता है आप लोगों से कि भाई मजिस्ट्रेट जो है वो वारंट केसेस में एविडेंसेस रिकॉर्ड करेगा, या तो अपने आप रिकॉर्ड करेगा या फिर किसी और पर्सन के थ्रू ओपन कोर्ट में इसे रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद इसके रेफरेंस में आप लोग देखेंगे यहां आप लोगों को लिखा हुआ दिखाई देगा कि इसे रिकॉर्ड किया जाएगा क्वेश्चन और आंसर फॉर्म। देखो ये पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को, क्वेश्चन और आंसर फॉर्म में प्रेफरेबली इसे रिकॉर्ड किया जाएगा। ये बात आप लोगों से कही जा रही है। ये हम बात कर रहे हैं वारंट केसेस के ट्रायल के बारे में। वहीं नेक्स्ट पॉइंट में भाई सेशन ट्रायल में भी एविडेंसेस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो सेशन ट्रायल में भी ये कहते हैं यहां एविडेंसेस रिकॉर्ड किए जा सकते हैं नैरेटिव फॉर्म में या फिर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में एविडेंसेस को रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके बारे में आप लोगों को बताया। तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना लैंग्वेज ऑफ कोर्ट क्या रहती है, फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना कि समन केसेस, वारंट केसेस और सेशन ट्रायल के टाइम पर एविडेंसेस में जो है इंक्वायरी और ट्रायल में कैसे रिकॉर्ड किए जा सकते। उसके बाद इस पॉइंट पर हम वापस से अपने बेरेट के इंडेक्स पर आते हैं और इसमें जानते हैं
कि हम लोगों को और कौन से प्रोविजन पढ़ने की जरूरत है। भाई सारे प्रोविजन नहीं पढ़ने, जो इंपॉर्टेंट है वो जरूर पढ़ते हुए चलेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को सेक्शन 307 मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, सेक्शन 308, 309, 310 और 311। अब उसके बाद मैं आप लोगों से बोलूंगा इस पॉइंट पर हम लोग एक सेक्शन और पढ़ते हुए चलते हैं। ये है सेक्शन 316 ये सेक्शन हम और पढ़ते हुए चलते हैं। तो ये क्या कहते हैं, आइए सेक्शन 316 को और देख लेते हैं हम लोग कि सेक्शन 316 आप लोगों से क्या कहता है, क्या कहा जाता है आप लोगों से सेक्शन 316 में। भैया रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज, जब भी एक्यूज का एग्जामिनेशन किया जाएगा इससे रिलेटेड सारी प्रोसीडिंग को रिकॉर्ड किया जाएगा। डायरेक्शन एंड सुपरिंटेंडेंस बाय द कोर्ट अपॉइंटेड बाय हिम। तो इस पॉइंट पर ये बात आप लोगों से कही जा रही है। अच्छा इस पॉइंट पर देखो ये प्रोविजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब एविडेंसेस रिकॉर्ड किए जाएंगे तो डेमिनर ऑफ विटनेस भी रिकॉर्ड किया जाएगा। डेमिनर ऑफ विटनेस भी रिकॉर्ड किया जाएगा। सेक्शन 315 भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आप लोगों को इस पॉइंट पर सेक्शन 315 भी पढ़ा दिया और सेक्शन 316 भी पढ़ा। अब उसके बाद हम लोग वापस से अपने आगे वाले पॉइंट पर चलते। तो अब क्या कमीशन के सेक्शन पढ़ने की जरूरत है, तो कमीशन के सेक्शन सीपीसी में इंपॉर्टेंट है, यहां नहीं है। तो इस पॉइंट पर अब हम लोगों को जो बात करने की जरूरत है वो है सेक्शन 337। तो सेक्शन 337 के प्रोविजंस क्या कहते हैं, आइए इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो यहां देख सकते हैं लिखा हुआ है पर्सन वंस कन्विक्टेड और एक्विटेड नॉट टू बी ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस। आइए दोस्त मैं आप लोगों को सेक्शन 337 पर लेके चलता हूं और उसके बारे में हम सेक्शन 337 के बारे में कुछ बातें कर लेते। अच्छा ये आ गया सेक्शन 337। तो चैप्टर नंबर कौन सा है, तो चैप्टर नंबर है 26 जो कि आप लोगों से इसके बारे में बात करता है। क्या कहते हैं चैप्टर नंबर 26 में, पर्सन वंस कन्विक्टेड और एक्यूटेड नॉट टू बी ट्राइड फॉर दिस सेम ऑफेंस। भाई अगर आप लोगों को याद हो तो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 कॉन्स्टिट्यूशन का आप लोगों से बात करता है किसके बारे में, आप लोगों से बात करता है यहां डबल जियोपार्डी के बारे। भाई डबल जियोपार्डी क्या होता है, डबल जियोपार्डी होता है, डबल जियोपार्डी होता है कि किसी भी पर्सन को सेम ऑफेंस के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती, डबल पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। इसी के बारे में डबल जियोपार्डी लिखा। सर जब आर्टिकल 20 क्लॉज 2 लिखा हुआ था तो यहां सेक्शन 337 लिखने की क्या जरूरत थी, तो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के लिए यहां एक्यूज को प्रोटेक्शन तब मिलेगा जब उसे पनिशमेंट हो गया होगा। भाई किसी पर्सन को पनिशमेंट हो गया तो उसके अगेंस्ट दोबारा से प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती, तो ऐसे केसेस में आर्टिकल 20 क्लॉज 2 लगता है। वहीं आर्टिकल 3 सेक्शन 337 आप लोगों से कहता है भले ही उस केस में उस पर्सन का कन्विक्शन हुआ हो या फिर ट्रायल चलने के बाद उसका एक्विटल हो गया, या तो कन्विक्शन हुआ हो या फिर ट्रायल चलने के बाद उसका एक्विटल हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर्सन को सेम ऑफेंस के लिए दोबारा से ट्रायल नहीं किया जाएगा। इसके बारे में आप लोगों को बताया जाए, मगर ये बात आप लोगों को सेक्शन 337 के मेन प्रोविजन में मिलती है। बाकी सारे क्लॉजेस इस बात के एक्सेप्शंस हैं, बाकी सारे क्लॉजेस इस बात के एक्सेप्शंस हैं जहां जहां सेम ऑफेंस के लिए इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी और ट्रायल जो है वो दोबारा से स्टार्ट किया जा सकता है। तो इस पॉइंट पर यहां आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के लिए किसी पर्सन को पनिश होना जरूरी है, वहीं यहां ये कहते हैं इस केस में ट्रायल जो है उस पर्सन का हुआ हो तब उस केस में सेक्शन 337 के अंदर उसे प्रोटेक्शन मिल जाएगी। ये बात आप लोगों को सेक्शन 337 बताता है। आइए दोस्तों अब हम लोग आगे के सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। यहां बात करी जा रही है आप लोगों से सेक्शन 338। भाई सेक्शन 338 क्या कहता है, अपियरेंसेस बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। भाई जैसे कि किसी भी वकील को अपियर होने के लिए वकालतनामा लगाने की जरूरत पड़ती है, मगर यहां इस पॉइंट पर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उन्हें वकालतनामे की जरूरत नहीं पड़ती। तो लिखा हुआ है प्लीड विदाउट एनी रिटन, तो उन्हें बिना रिटन अथॉरिटी के भी प्लीड कर सकते। इसके अलावा इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो यहां आप लोगों को लिखा हुआ दिखाई देगा जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो यहां क्या कर सकते हैं, वो यहां अपियर हो सकते हैं किसी केस में कंडक्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन में। इसके बारे में आप लोगों को सेक्शन 338 कहता है। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ।
परमिशन टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन में बोलूंगा, जाने दीजिए। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, राइट ऑफ द पर्सन अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग आर टू बी डिफेंडेड, यानी कि इस पॉइंट पर इसे हम कहते हैं राइट टू चूज काउंसिल। राइट टू चूज काउंसिल, ये राइट है, राइट टू चूज काउंसिल। इस पॉइंट पर आप लोगों से क्या कहा जा रहा है, इस पॉइंट पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि क्रिमिनल कोर्ट में यहां उस पर्सन को जो एक्यूज है उसे राइट है कि वो डिफेंस ले सकता है अपने पसंद के एडवोकेट का। इसके बारे में आप लोगों को सेक्शन 340 कहते हैं। उसके बाद सेक्शन 341 आप लोगों को फ्री लीगल एड के बारे में बताता है कि भाई कोई भी पर्सन जो है जो कि एक्यूज्ड एडुक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, तो ऐसे केसेस में उसे फ्री लीगल एड प्रोवाइड करी जाएगी। ये बात आप लोगों को सेक्शन 341 बताता है। तो हम लोगों ने सेक्शन 340 पढ़ा, 341 पढ़ा। अब उसके बाद इसके रेफरेंस में हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। यहां बात करी जा रही है सेक्शन 343 की तरफ। भाई सेक्शन 343 क्या कहता है, भाई जैसे कि सपोज करो कोई लोगों ने ग्रुप में क्राइम किया, ग्रुप में क्राइम करने के बाद उस केस में उसमें से एक्यूज पकड़ गए, मगर पुलिस को एविडेंसेस नहीं मिल रहे उन लोगों के अगेंस्ट। तो उन्होंने क्या किया, किसी एक पर्सन को उसमें से तोड़ लिया और उससे कहा कि तू सरकारी गवाह बन जा, तेरे सरकारी गवाह बनने की वजह से हम तेरी सजा को माफ करवा देंगे। तो ऐसे केसेस में एक एक्यूज उसमें से सरकारी गवाह बन गया, तो सरकारी गवाह को माफ करवाने के लिए जज के पास लेके जाया जाता है, प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास नहीं लेके जाएगा। तो ऐसे केसेस में ये क्या कहते हैं, टेंडर टू पार्डन एक्म्प्लिस। भाई क्या बताया जाता है आप लोगों को, यहां इस केस में कहा जाता है कि सीजेएम, देखो लिखा हुआ है सीजेएम या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास किसी पर्सन की पार्डन कर सकते हैं, किसी पर्सन की पार्डन कर सकते हैं, मगर कब करेंगे, तो ऐसे केसेस में यहां उस पर्सन ने जो ऑफेंस है वो 7 साल तक का किया हो, तो उस केस में पार्डनिंग जो है वो सीजेएम या जेएमएफसी कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां आप लोगों से नेक्स्ट सेक्शन अगर आप देखोगे तो बताया जाता है पावर टू डायरेक्ट पार्डन। तो ऐसे केसेस में जो कमिटल कोर्ट है, यानी कि ये कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में बात करते हैं। याद है हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 232 में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो केस उठाकर कहां भेजता है, वो कोर्ट ऑफ सेशन के पास। तो इस केस में कोर्ट ऑफ सेशन क्या हो गया, कमिटल कोर्ट हो गया। तो ऐसे केसेस में यहाँ कमिटल कोर्ट भी क्या कर सकता है, कमिटल कोर्ट भी यहाँ इस टाइम पर पार्डनिंग दे सकता है। अगर उस पर्सन ने झूठ बोला, झूठ बोलकर पार्डनिंग लेने की कोशिश की, तो पार्डनिंग को हम वापस ले सकते हैं। इसके बारे में आप लोगों को यहां बताया जाए, भाई उस पर्सन ने झूठ बोला या फिर पार्डन की कंडीशन नहीं कंप्लाई करी, तो ऐसे केसेस में उसके अगेंस्ट पार्डनिंग वापस लेनी जाएगी। ये सेक्शन 345 आप लोगों से कहता है। उसके बाद आप लोगों को बताया जाता है पावर टू पोस्टपोन और एडजर्न प्रोसीडिंग। फिर जैसे कि क्या होता है कि जब भी ट्रायल स्टार्ट हो जाता है और अक्यूज जुडिशियल कस्टडी में होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो कोर्ट में डेट पड़ती है ना वो 14 डेज के गैप से पड़ती है। वो 14 डेज के गैप से क्यों पड़ती है, तो क्या कहते हैं इंक्वायरी और ट्रायल के टाइम पर एडजर्नमेंट जो है वो क्या किया जा सकता है, कहते हैं हाँ करा तो जा सकता है, करा तो जा सकता है, मगर उसके बीच का जो टाइम गैप जो है वो 15 दिन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, मगर कोर्ट में इसकी नॉन कंप्लाइंस ना हो जाए, इसलिए इसके रेफरेंस में यहां 14 डेज का टाइम पीरियड माना जाता है। जो कोर्ट में जो ट्रायल का टाइम पीरियड चलता है ना कि भाई 14 दिन का गैप होना चाहिए, तो यहाँ 15 डेज लिखा हुआ है, मगर इसकी नॉन कंप्लाइंस ना हो जाए इसलिए 15 डेज का टाइम जो है मेंशन है, बट कोर्ट में 14 डेज रखा। उसके बाद इसके रेफरेंस में हम लोग आगे की बात करें, इस सेक्शन 347 जाने दीजिएगा। सेक्शन 348 के बारे में हम बात कर सकते हैं, भाई किसी भी पर्सन को समन करने के लिए कोर्ट बोल सकते, भाई क्या कहते हैं, भाई कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी भी टाइम पर किसी भी विटनेस को समन या फिर रिकॉल कर सकता है। भाई जैसे कि एविडेंस में प्रोविजन हुआ करता था ना 165, तो इस टाइम पर कोर्ट किसी भी टाइम पर किसी भी पर्सन को बुला सकता है। तो इसी के रेफरेंस में यहाँ उस सेक्शन को इसके साथ रीड करते हैं, भाई प्रोसीडिंग में कोई भी कोर्ट किसी भी पर्सन को किसी भी विटनेस को कभी भी किसी भी टाइम बुला सकता है, मगर कब बुला सकता है, तो कहते हैं यहाँ जस्ट डिसीजन ऑफ द केस, जस्ट डिसीजन ऑफ द केस के लिए बुला सकता है। वो अगर आप लोगों को याद हो तो अगर आप लोगों ने वो जॉली एलएलबी मूवी देखी होगी, जॉली एलएलबी 2 मूवी या जॉली एलएलबी मूवी, उसमें क्या होता है केस का एंड चल रहा होता है, तभी पता चलता है एक विटनेस आकर कहता है कि साहब मैं भी था, मैं एक मटेरियल एविडेंसेस हूं, मुझे सारी कहानी पता है, और वो आकर बैठता है और उसके बाद कहानी पूरी पलट जाती है और
जो वकील हार रहा होता है उस केस जीत जाता है। तो एक्चुअल में क्या रियल सेंस में ऐसा कोई विटनेस कोर्ट में प्रेजेंट किया जा सकता है? तो यहां इस पॉइंट पर सेक्शन 348 अलाउ करता है कि कोर्ट के पास पावर है ऐसे केस में इस विटनेस को प्रेजेंट करने की। ऐसे विटनेस को हम क्या कहते हैं? ऐसे विटनेस को हम कहते हैं कोर्ट विटनेस। कोर्ट विटनेस याद है वो जॉली LLB 2 मूवी में क्या कहता है? कहता है कि जज साहब ये आपका तुगलकी फरमान नहीं चलेगा, अगर इस पर्सन को विटनेस को प्रेजेंट करना है तो पहले हमें एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, हम उस पर सुनवाई करेंगे और उसके बाद ये एप्लीकेशन अलाउ करके आप विटनेस को अलाउ कर सकते हो। तो एक्चुअल में वो सेक्शन 348 का प्रोसीडिंग बताने की आप लोगों को कोशिश कर रहा था, जिसे हम कोर्ट विटनेस के नाम से जानते हैं। उसके बाद किसी पर्सन का सिग्नेचर और हैंडराइटिंग के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट कह सकता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को लगता है कि इस पॉइंट पर इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी पर्सन का स्पेसिमेन सिग्नेचर की जरूरत है, या फिर आज के टाइम में देखो ये चीज बढ़ गई, वॉइस सैंपल। वॉइस सैंपल वॉइस सैंपल आज के टाइम में बढ़ गया, तो वॉइस सैंपल की जरूरत है तो ऐसे केसेस में बोला जा सकता है। आइए दोस्तों उसके बाद हम लोग आगे की बात कर लेते हैं। भाई एक्सपेंसेस ऑफ कंप्लेनेंट विटनेस इज इंपॉर्टेंट नहीं है, सेक्शन 351 इंपॉर्टेंट है। मैंने बार बार आप लोगों को बताया कि भाई ट्रायल के टाइम पर क्या होता है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस 351 और डिफेंस एविडेंस। तो 351 में क्या लिखा होता है? सेक्शन 351 के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ प्रोसिक्यूशन एविडेंस हो गए। प्रोसिक्यूशन एविडेंस होने के बाद जो 351 की स्टेज होती है, इसके अंदर जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने प्रोसिक्यूशन एविडेंस प्रेजेंट किए होंगे, विटनेसेस प्रेजेंट किए होंगे, डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए होंगे, उनके बेसिस पर जज डायरेक्टली एक्यूज से क्वेश्चन पूछता है। डायरेक्टली जो है एक्यूज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई तुम्हारे अगेंस्ट ये एविडेंसेस है इस पर्टिकुलर टाइम पर, इसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? एक्यूज आंसर देता है, एज इट इज रिकॉर्ड किया जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन, भाई दूसरा विटनेस, दूसरा स्टेटमेंट तुम्हारे अगेंस्ट ये जा रहा है, इसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? तो यहां कोर्ट और उस एक्यूज के बीच में डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन होता है एविडेंसेस के ऊपर, जो एक्यूज के अगेंस्ट में एविडेंसेस होते हैं। तो इस पॉइंट पर ये सेक्शन 351 है। और देखो यहां आप लोगों को बी क्लॉज में लिखा भी दिखाई देगा, ये विटनेसेस ऑफ प्रोसिक्यूशन एग्जामिन होने के बाद, यानी कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद ही ये सेक्शन अप्लाई हो रहा है। ये बात कैसे कह रहे हो? तो सेक्शन 351 के क्लॉज 1 के बी के बेसिस पर आप लोगों से कह रहा हूं। उसके बाद इस पॉइंट पर आगे की बात कर लेते हैं। यहाँ ओरल आर्ग्यूमेंट्स और मेमोरेंडम ऑफ आर्ग्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, इसके बारे में बताया जा रहा है। भाई जैसे कि वारंट ट्रायल में फाइनल आर्ग्यूमेंट की स्टेज स्पेसिफिकली गिवन नहीं है, तो उसे क्या यहाँ के थ्रू गवर्न किया जा सकता है? मैं बोलूंगा हाँ जी बिल्कुल गवर्न किया जा सकता है। उसके बाद सेक्शन 353 क्या कहता है? भाई एक्यूज एक कॉम्पिटेंट विटनेस है, यानी कि कोई केस में डिफेंस एविडेंस के टाइम पर क्या एक्यूज्ड अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है कि वो भी एविडेंस और विटनेस के तौर पर प्रेजेंट होना चाहता है? तो कहते हैं हाँ जी बिल्कुल, सेक्शन 353 के अंदर एक्यूज्ड एक कॉम्पिटेंट विटनेस है जो कि अपने फेवर में जाकर एविडेंसेस दे सकता है, विटनेसिंग दे सकता है। इसी के बारे में आप लोगों को सेक्शन 353 बताता है। मगर इस काम को करने के लिए एक्यूज्ड को एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी बिफोर अ कॉम्पिटेंट विटनेस। विटनेस है, कॉम्पिटेंट विटनेस है, उस पॉइंट पर कहते हैं ओथ देगा, और यहां ऑन हिज ओन रिक्वेस्ट, यानी कोई जबरदस्ती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्यूज की रिक्वेस्ट पर ही ये काम किया जा सकता है। बोलिए दोस्तों, यहां तक सेक्शन 351 तक आप लोगों को सारी बातें समझ आ गई हैं? जल्दी से बता दो। आइए अब उसके बाद आगे की बात कर लेता हूं मैं आप लोगों से साथ। यहां कोई भी थ्रेट इंड्यूसमेंट या फिर प्रॉमिस नहीं किया जाएगा विटनेस को एविडेंसिंग देने के लिए, ये बात सेक्शन 354 कह रहा है। देखो मैंने आप लोग को बताया था ना जब हम प्रोविजन पढ़ रहे थे, एविडेंसेस फॉर प्रोविजन इन इंक्वायरी या ट्रायल इन द एब्सेंस ऑफ एक्यूज इन सर्टेन केसेस। तो कुछ केसेस में एक्यूज के अगेंस्ट एब्सेंस में भी एविडेंसेस रिकॉर्ड कर सकते हैं, ट्रायल चल सकता है, इसके बारे में आप लोगों को ये बताया जाता है। इसी तरीके से यहाँ प्रोक्लेम्ड अफेंडर के बारे में भी आप लोगों को ये बात बताई जाती है। हाँ जी। अब उसके बाद भाई वापस से मैं आप लोगों को बेयर के इंडेक्स पे आ जाता हूँ। देखो हम लोगों ने इस पॉइंट पर सेक्शन 353 तक के प्रोविजन पढ़े। मैंने आप लोगों को सेक्शन 351 तक के 353 तक के प्रोविजंस पढ़ा दिए थे यहाँ, कि भाई एक्यूज एक कॉम्पिटेंट विटनेस है, कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं किया जाएगा एक्यूज को,
अब उसके पॉइंट पर अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है, तो मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट सेक्शन अब हमारे पॉइंट पर है यहाँ, ये सेक्शन 359 359 और सेक्शन 360 इसके बारे में बात करते हैं, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस और विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन के बारे में बात करते हैं। चलिए दोस्तों, आइए इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस और विड्रॉल ऑफ प्रोसीडिंग क्या होती है। सेक्शन 359 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखो भाई, सेक्शन 359 अगर आप देखोगे तो क्लॉज 1 के अंदर आप लोगों को ऐसे करके एक लिस्ट मिलती है, ठीक है। इस लिस्ट में आप लोगों को बताया जाता है कि कौन कौन से ऑफेंसेस कंपाउंड करे जा सकते हैं। इसी तरीके से क्लॉज 2 में भी एक लिस्ट आप लोगों को मिलेगी। तो क्लॉज 1 और क्लॉज 2 की लिस्ट में डिफरेंस क्या है? भाई क्लॉज 1 में भी एक लिस्ट है और क्लॉज 2 में भी बीएनएस के ऑफेंस की एक लिस्ट है। दोनों ऑफेंसेस की लिस्ट में डिफरेंस क्या है? तो दोनों ऑफेंस की लिस्ट में ये डिफरेंस है कि ये वाले ऑफेंसेस को कंपाउंड किया जा सकता है कोर्ट की परमिशन से। ये क्या कह रहा हूं? ये ऑफेंसेस कंपाउंड किए जा सकते हैं कोर्ट की परमिशन से। कोर्ट की परमिशन से इन्हें कंपाउंड किया जा सकता है। वहीं अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ये जो लिस्ट 1 के ऑफेंस है, ये विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट, विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट जो है वो कंपाउंड किए जा सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, कंपाउंडिंग में विदाउट परमिशन और विद परमिशन। और यहां देखो लिखा हुआ है कि कौन पर्सन कंपाउंड के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है। तो अगर कोई पर्सन जो है किसी की वाइफ को भगा के ले गया है, तो ऐसे केसेस में हस्बैंड ऑफ द वुमेन जो है वो कंपाउंडिंग करवा सकता है। इसके बारे में आप लोगों को सेक्शन 359 का क्लॉज 1 बता रहा है, वो भी बिना कोर्ट की परमिशन। तो इसी तरीके से आप लोगों को सेक्शन 359 में अंदर यहां लिस्ट मिलती है। इसी तरीके से जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि लिस्ट मिलती है क्लॉज 2 में। देखो क्लॉज 2 स्टार्ट हुआ और उस पॉइंट पर भी एक लिस्ट स्टार्ट हो गई, तो यहां इसके रेफरेंस में ऐसे हमें लिस्ट मिलती है। उसके बाद आप लोगों से कहा जाता है इस सेक्शन के अंदर ना सिर्फ ये ऑफेंसेस बल्कि जो भी इसके अटेम्प्ट है वो भी कवर किए जाए। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रोविजन है क्लॉज को, ये कहते हैं अगर ऑफेंस कमिट किया गया है किस पर्सन के अगेंस्ट, कोई चाइल्ड है या फिर कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन, तो ऐसे केसेस में कंपाउंडिंग कौन करेगा? तो यहां अभी क्लॉज 1 और 2 के अंदर जो लिस्ट थी, तो यहां लोगों का नाम दे रखा था जो कंपाउंडिंग में आ सकते, भाई कंपाउंड करेंगे उसके रेफरेंस। तो अगर ऑफेंस कमिट किया होगा चाइल्ड या फिर अनसाउंड माइंड पर्सन के अगेंस्ट, तो कौन पर्सन कंपाउंडिंग करेगा? तो इसके रेफरेंस में क्लॉज होते। देखो ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात या गार्जियन की बात नहीं कहता, ये इस केस में कहता है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए बच्चों का ना ये आंसर गलत हो जाता है कि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और उन्हें लगता है गार्जियन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां लिखा है कोई भी पर्सन जो कि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है वो यहां कंपाउंडिंग कर सकता है। उसके बाद इस पॉइंट पर भाई क्या कहा जाता है, अगर उस पर्सन की डेथ हो गई, हाँ जी भाई ध्यान से सुनना, अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई है तो ऐसे केसेस में यहां लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, देखो डेथ हो गई है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू कंपाउंडिंग की जा सकती है। इसके बारे में यहां आप लोगों को बताया जाता है। अगर डेथ हो गई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, माइनर और अनसाउंड है तो ऐसे केसेस में एनी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इसके बारे में आप लोगों से बोला जाता है। उसके बाद आइए भाई आगे की बात कर रहे हैं हम लोग। यहां यहां ये देखो, कोई भी ऑफेंस कंपाउंड नहीं किया जाएगा जिसमें किसी पर्सन को प्रीवियस कन्विक्शन हो चुका हो, किसी पर्सन को प्रीवियस कन्विक्शन हो चुका हो। कोई भी कंपाउंडिंग जो होगी तो उसके बेसिस पर एक्यूज्ड जो है एक्विटल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपाउंडिंग के बाद क्या होता है, एक्यूज्ड का एक्विटल होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना कि एक्विटल होगा इस पॉइंट। उसके बाद इसके रेफरेंस में सेक्शन 360 विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। भाई जैसे कि क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूं। भाई जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कि इस समय बीजेपी की गवर्नमेंट है, कांग्रेस के कुछ लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो प्रोटेस्ट करने के बाद पुलिस ने उन पर कोई केस रजिस्टर करके उन्हें जेल भेज दिया। अब क्या हुआ कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, कांग्रेस की गवर्नमेंट को लगता है कि अरे ये तो हमारे जो कांग्रेसी लोग हैं, इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज उठाई, तो इनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। तो ऐसे केसेस में यहां गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि उन लोगों के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन को विड्रॉल कर ले, क्योंकि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो एक्यूज वर्सेस स्टेट होते हैं। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट अपने केस को वापस लेना चाहती है तो ले सकती है,
हाँ जी, बिल्कुल ले सकते हैं। जनरली ये प्रोविजन इसी सिचुएशन में अप्लाई होता है जहां मैंने आप लोगों को इस पॉइंट पर सेक्शन 360 का रेफरेंस दिया। ठीक है भाई, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो इसीलिए प्रोटेस्ट कर लेते हैं, उन्हें पता है बाद में अगर हमारी गवर्नमेंट बन गई तो विड्रॉ हो जाएगा मुकदमा। तो इसलिए उनके अंदर भी वो हिम्मत बनी रहती है। पर इस पर क्या कोई केस है? मैं बोलूंगा हाँ जी, एक वीरप्पन का केस है। वीरप्पन ने एक एक्टर राजकुमार को अरेस्ट कर लिया था, साउथ के एक्टर को, और उसके बाद कुछ लोगों की रिहाई मांग रहा था जो कि उसके साथी जेल में बंद थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन की गाइडलाइन इशू करी कि सेक्शन 360 कब यूज किया जा सकता है। ये बात आप लोगों को बताई जाए तो इसमें क्या कहते हैं, ये जब भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करेंगे, यहाँ एप्लीकेशन लगाएंगे और विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट यहाँ विड्रॉल किया जाएगा। विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट विड्रॉल किया जाएगा, ये बात आप लोगों को सेक्शन 360 कहता है। आइए दोस्तों, एक बार वापस से अब इस पॉइंट को पढ़ने के बाद हम बेयर एक्ट के इंडेक्स पर आते हैं। तो विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन हम लोग बात कर चुके हैं इस पॉइंट पर। अब इसके रेफरेंस में हमें और क्या पढ़ने की जरूरत है? तो देखो, आप लोग इसमें ऊपर से ही देख सकते हो, यहाँ कोर्ट टू बी ओपन, यानी कि जो भी क्रिमिनल कोर्ट फैसले सुनाएगी वो ओपन कोर्ट में सुनाएगी, इसके बारे में आप लोगों से कहा जाता है। उसके बाद एक्यूज ऑफ अनसाउंड माइंड पर्सन, मैं बोलूंगा इस चैप्टर को छोड़ सकते हो। उसके बाद ऑफेंसेस रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, इसे भी हम लोग जाने दे सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है इसे भी जाने देने में, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। सर जजमेंट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जजमेंट पर आज के टाइम में एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 30 दिन और 45 दिन के अंदर अंदर फाइनल आर्ग्यूमेंट से जजमेंट के पॉइंट पर जो है वो डिसीजन आना होता है। तो फाइनल आर्ग्यूमेंट से जजमेंट का जो टाइम पीरियड है वो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इस पॉइंट पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा, एक विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम जो है ना वो आज के टाइम में बढ़ गई है। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, पहले हम ना इसे इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ते थे कि भाई विटनेस को प्रोटेक्शन करने के लिए उसकी आइडेंटिटी चेंज की जा सकती है, उसे कहीं और भेजा जा सकता है। इसी के रेफरेंस में आप लोगों को ये पॉइंट मिलेगा। ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, यहां से ऊपर से देख सकते हो भाई, ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम जो है यहाँ, और विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम, इनके सेक्शंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आप लोगों से प्री में पूछे जाते हैं। डिटेल में हमें इसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी मेंस में पूरा विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम कहां से ओरिजिनेट हुआ, कब आया, इसके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाए। उसके बाद आप लोगों से बात करी जाती है सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर कंफर्मेशन। क्या कहता है ये सबमिशन ऑफ सेंटेंस डेथ कंफर्मेशन? अपील के प्रोविजन क्या कहते हैं, बेल के प्रोविजन क्या कहते हैं, और इनहेरेंट पावर फाइनली आपसे क्या कहता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे मगर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। बाकी फिर से मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा भाई, आरंभ बैच स्टार्ट हुआ था, अगर आप लोग मेरे साथ डिटेल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन, वो भी सिर्फ 28,499 रुपए में आप लोगों को मिल रहा है। और दोस्तों, अब तो जुडिशरी की वैकेंसी भी आनी शुरू हो गई है, जम्मू कश्मीर की वैकेंसी भी आ चुकी है, इसी के साथ उत्तराखंड की वैकेंसी भी का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो आप लोगों से बोलूंगा भाई, तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर किसी को भी कोई डाउट आता है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है टेलीग्राम पे, भले ही सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, भले ही क्लास से रिलेटेड, आप कोई भी बात बेफिक्र होकर मुझसे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। फिलहाल मैं आप लोगों के साथ यही विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।